गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए तब उन्होंने देखा कि देश में स्वतंत्रता आंदोलन नए फेज में आगे बढ़ रहा है। देश के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी ने देश के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देश के हर कोने का मुआवजा किया। ही कंक्लूड दैट मच नीडेड टू बी डन इवन आफ्टर वी गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। और उन्हें ये बात समझ में ज़रूर आ गई कि अगर देश को आज़ादी दिलानी है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमें देश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके लिए ज़रूर काम करना पड़ेगा। ही एस्टेब्लिश्ड द साबरमती आश्रम इन 1970 नियर द अहमदाबाद इन गुजरात। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के पास एक साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। उनके इस आश्रम में कोई भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के आदमी का वेलकम था। वहाँ पर कास्टिसिज्म या फिर किसी भी तरीके का अनटचेबिलिटी वाला सेंटिमेंट नहीं था। इसका मेन मोटिव गांधी जी का ये था कि पूरी तरीके से लोगों सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना, क्योंकि जब तक सोसाइटी यूनाइट नहीं होगी, ठीक है, मास मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मास मूवमेंट नहीं होगा तो ब्रिटिश रूल से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। ही गेव इम्पोर्टेंस टू द विलेज इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट। ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं आर्टिंग का, क्राफ्टिंग का, उसको गांधी जी ने प्रमोट करने का सोचा। उनके नेतृत्व में चरखा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने लोगों को ये मोटिवेशन दिया कि खादी का कपड़ा बनाओ और ब्रिटिश कपड़े का बॉयकॉट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अर्ली कैंपेन ऑइंग गांधी सोशल आइडियोलॉजी द पॉलिटिकल मूवमेंट टर्न इनटू द मास मूवमेंट। शुरुआती समय में गांधी जी ने जिस तरीके से छोटे स्तर पे अपने आंदोलन की शुरुआत की, धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता गया। इसके लिए गांधी जी ने देखा कि ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में हमारे देश के साथ प्रॉब्लम किस किस फील्ड में है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बिहार का। बिहार के चंपारण में पहला गांधी जी का मूवमेंट हुआ 1970 में। गांधी जी वहाँ पर गए और वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि चंपारण के किसान जो है इंडिगो की खेती करते हैं, और इंडिगो की खेती करने के बाद जो प्लांट प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस उनको ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेशन उतना नहीं देता, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो बिजनेस होता था उनको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था जितना उनकी मजदूरी बनती थी। तो किसानों को एक बेटर प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। अगले साल 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल में गए। वहाँ पे भी जो काम करने वाले जो वर्कर थे उनको जो मिल का ऑनर था अच्छा सैलरी, अच्छा वेजेस नहीं देता था, इसके लिए भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई। इसी तरह कैरा जो कि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ भी गांधी जी ने 1918 में अपना किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, क्योंकि कई बार वहाँ पर क्या था ना कि किसानों से ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, और अगर किसानों का क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो भी किसानों को प्रेस्टाइज किया जाता था टैक्स देने के लिए। अब किसानों के पास जब पैसा ही नहीं है या क्रॉप ही नहीं है तो वो बेचेंगे कहाँ से और टैक्स कहाँ से लाएंगे। इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से 1919 आते आते महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और देश के हर हिस्से में लोग उनके बारे में जानने लगे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में साधारण लोग, ठीक है, गांधी जी के नेशनल मूवमेंट में उनके साथ आने लगे और उनके लीडरशिप को फॉलो करने लगे। उन्होंने कुछ थ्योरी लाई जिसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट किया जाए, जैसे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना। अगर ब्रिटिश के किसी पॉलिसी से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना, वायलेंस नहीं करना है। ब्रिटिश कोर्ट और ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बॉयकॉट करना है, ठीक है। जो भी लॉ है, ब्रिटिश का जो लॉ है उसको पीसफुल तरीके से चेंज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, ठीक है। बेमतलब का किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना। ये सारा मेन मोटिव था गांधी जी के मूवमेंट का। इसी बीच एक रिफॉर्म आया जिसे मोंटे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये 1919 में हुआ। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले गए थे। पहला था द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नाउ बाई कैमरल। पहले था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में एक ही काउंसिल होता था, मतलब एक ही गवर्नमेंट बॉडी होती थी, सिर्फ सेंट्रल, स्टेट लेवल पे कुछ नहीं होता था। इसको दो पार्ट में तोड़ा गया। इसका मतलब है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगा। दो तरीके का लेजिस्लेटिव बॉडी होगा और इनके लिए इलेक्शन होगा। जो भी इलेक्शन जीतेगा वो इसका मेंबर बनाया गया। उसी तरह डुअल गवर्नमेंट का पॉलिसी लाया गया।
कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो तरीके का होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ दिमाग लगाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कि कहने को तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट दिया गया, इंडियन लीडर्स को इसमें अपॉइंट करने की बात भी की गई, लेकिन उनको ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं किया गया। मेन पावर सारा का सारा ब्रिटिश के हाथ में ही था। द एक्ट वॉज नॉट टेकन वेल बाय द इंडियन। जब इंडियन को ये बातें समझ में आई तो उन्होंने इस एक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उनका ये कहना था कि भाई इस एक्ट को हटाओ। जब लोगों का प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोगों के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए रॉलट एक्ट एक नया बिल पास हुआ, ठीक है, मार्च 1919 में। इस बिल के हिसाब से ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन को विदाउट किसी क्राइम, बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर सकती थी इन्फिनिट टाइम तक, जब तक चाहे तब तक, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन मैसेकर हम लोगों को देखने को मिला जालियांवाला बाग में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अमृतसर एरिया में दो पॉलिटिकल लीडर थे, एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल, जिनको 10 अप्रैल 1919 को रॉलट एक्ट के थ्रू अरेस्ट कर लिया गया। उनके जब गिरफ्तारी की खबर आई तो आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है। और उनकी गिरफ्तारी का प्रोटेस्ट करने के लिए सारे लोग क्या हुए, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। उस समय बैसाखी का मेला चल रहा था, इसलिए उस मेले में और उस प्रोटेस्ट में बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी ने पार्टिसिपेट किया। ये मीटिंग 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हुई और इसके बारे में सबको पता था कि भाई इस तरीके का प्रोटेस्ट होने वाला है। बाकायदा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उस समय अमृतसर के जो मिलिट्री जनरल थे, जिनका नाम था जनरल डायर, वो क्या हुए, अपना एक ट्रूप लेकर, सारे के सारे वेपनाइज्ड थे, लेकर उस बाग में पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे मना करने के बाद भी तुम लोगों ने मतलब यहाँ पर मीटिंग किया है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। मेन एंट्रेंस को बंद कर दिया गया बिकॉज उस बाग में एंट्रेंस एग्जिट का एक ही गेट था और तकरीबन 10 मिनट तक लगातार फायरिंग, ठीक है, अनआर्म्ड पीपल पर चलाए गए, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की उसी मौके पर मौत हो गई। इस घटना में हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन सरकारी आंकड़े में कहा गया कि 100-200 के आसपास ही लोग मरे हैं। इस घटना को काफ़ी हद तक दबाने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी और लोगों ने कड़े शब्दों में इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एक नया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट था जो कि 1920 में हुआ। दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि खिलाफत मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके का मूवमेंट था जिसका मेन मोटिव था तुर्की को सपोर्ट करना। अब एक्चुअली रीज़न क्या था कि तुर्की के साथ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छा ट्रीट नहीं कर रही थी और तुर्की के जो खलीफा होते थे, ठीक है, मतलब तुर्की का जो मेन आदमी था, उस समय पूरे वर्ल्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का उनको हेड माना जाता था। तो मतलब अपने खलीफा को बचाने के लिए, ठीक है, तुर्की को वो लोग अपना गॉड ऑफ लैंड मानते थे, इसलिए खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया। दिस ऑल्डो ड्रीव मोर एंड मोर मुस्लिम टू द नेशनल मूवमेंट। इसी बहाने बहुत सारे मुस्लिम भी नेशनल मूवमेंट में आकर जुड़ गए। सून द खिलाफत मूवमेंट बिकेम द पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। मतलब इसके वजह से क्या हुआ कि और भी एरिया के लोग, नॉन मुस्लिम भी आकर इसमें जुड़ने लगे। और जब कांग्रेस को इसके बारे में पता चला तो कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, ठीक है। इसी बीच अगला मूवमेंट 1920 से 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से आया। इसके नाम से ही पता चलता है कि ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश पॉलिसी के साथ काम नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट हैड बिन प्लान्ड इन स्टेज, मतलब एक स्टेज के थ्रू इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। द फर्स्ट स्टेज वर गिविंग अप द ऑनरेरी टाइटल दैट द ब्रिटिश हैड कंसर्ड अपॉन द इंडियंस। अब नॉन कॉपरेशन में सबसे पहला बात ये था कि ऐसे इंडियंस जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसी न किसी तरीके का टाइटल मिला है, ठीक है, सरनेम मिला हुआ है, वो सारे टाइटल्स वगैरह वापस करना, पहला पार्ट ये था। दूसरे पार्ट में था कि स्कूल, कॉलेज, लेजिस्लेटिव, लॉ कोर्ट, ठीक है, इलेक्शन प्रोसीजर, इन सब का बॉयकॉट करना, फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट करना, लिकर शॉप का प्रोटेस्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें थी।
ठीक है। इसी के तहत इसमें चरखा और खादी को प्रमोट किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाया गया, अनटचेबिलिटी जैसे अनसोशल एक्टिविटीज़ के खिलाफ बात की गई। ठीक है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। द 1921 सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड एट द अहमदाबाद वेयर इट वॉज डिसाइडेड दैट द लास्ट स्टेज ऑफ द मूवमेंट वुड फोकस ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लास्ट स्टेज था, जिसमें ये कहा गया कि अभी तक हम लोग जो भी प्रोस्पेक्टस बनाए हैं इसके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा लास्ट टारगेट होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है। इसका मतलब था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट चैलेंज करना, क्योंकि टैक्स पे नहीं करने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो पैसा आता था, रेवेन्यू आता था, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, चौरा चौरी इंसिडेंट। अभी इस इंसिडेंट में एक्चुअली में क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, किसानों की भीड़ जो है चौरा चौरी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने क्या किया कि उस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे उनको पीटना चालू कर दिया, लाठियों से बहुत ज़्यादा मारा, जिसके वजह से वो भीड़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो गई और चौरा चौरी में जो पुलिस स्टेशन था उस पर आग लगा दिया गया। पुलिस स्टेशन में आग लगाने से 22 पुलिस ऑफिसर्स वहीं पर जलकर मर गए। गांधी जी इस घटने से काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए और उन्होंने वहीं पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्विट करने की बात कर दी कि वायलेंस हमको नहीं करना है। फिर 1922 से 1930 का फेज़ आया, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या था कि कांग्रेस 2 ग्रुप में बटा हुआ था। पहला ग्रुप वो था जो कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल का विरोध कर रहे थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो। इस ग्रुप में CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, ये 3 लीडर थे। उनका ये कहना था कि boycotting the education would result in the British sympathizers getting elected to the council. This would further strengthen the British rule. अब वो लोग ये चाहते थे कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को बॉयकॉट नहीं किया गया, ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करेगा, इलेक्शन कराएगा तो ज़्यादा चांसेस है कि ब्रिटिश जीतेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे हैं, बाई कैमरल एक्टिविटीज़ ला रहे हैं, डुअल गवर्नमेंट ला रहे हैं, इंडियन को शामिल करेंगे। लेकिन नॉर्मल पब्लिक को ये थोड़ी पता था कि सारा पावर तो ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो उनको लगा कि अगर इसका विरोध नहीं किया गया, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को इंडियन का सिंपैथी मिल जाएगा और फिर लंबे समय तक हम अपने देश को गुलामी से आज़ादी नहीं दिला पाएंगे। दूसरा ग्रुप जो था वो चाहते थे कि भाई ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। इस ग्रुप में वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो चाहते थे कि एक नया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बने, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रहने दिया जाए, फ्रीडम के लिए नया एक एजेंडा होना चाहिए। द प्रो चेंजर्स फ्रॉम द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अब जो इनके बीच क्या हुआ, एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना जिसका नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी। बाद में इसका नाम बदलकर स्वराज पार्टी रख दिया गया 1923 में। दिस बिकेम अ सब ग्रुप अंडर द कांग्रेस। ये कांग्रेस के अंदर का ही एक छोटा सा पार्ट था। द मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी कंटेस्टेड द इलेक्शन ऑफ द काउंसिल। इसमें स्वराज पार्टी के जो भी मेंबर थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ठीक है, इसमें से कुछ लोग इलेक्शन जीते और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बन गए। वन इनसाइड द लेजिस्लेचर दे अपोज द ऑल डिसीजन ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए तो ये तो ब्रिटिश असेंबली में आ गए। अब ब्रिटिश का ऐसा कोई भी पॉलिसी जो इंडियन के अगेंस्ट था, ये लोग उसका विरोध करने लगे। दे आर बी मेकिंग इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश टू गेट देयर पॉलिसी अप्रूव इन द काउंसिल। क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि अगर इनका कोई भी डिमांड को अगर अप्रूव कर देंगे तो फिर हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। महात्मा गांधी को इसी बीच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से जेल में बंद कर दिया गया था। गांधी जी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा किया गया। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस स्टार्टेड ऑफ द रिलीज ऑफ द गांधी फ्रॉम जेल। गांधी जी जब जेल से बाहर आए और जब उनको पता चला कि कांग्रेस आपस में ही 2 ग्रुप में बढ़ चुकी है, तो उन्होंने दोनों ग्रुप को फिर रीयूनाइटेड करने के बारे में सोचा। और उन्होंने एक बात को ये रियलाइज़ किया कि जैसे सत्याग्रह हो गया, नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ये सारे मूवमेंट के सक्सेस नहीं होने के पीछे की रीज़न यही थे कि हमारे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी, कास्टिसिज्म,
ठीक है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स है। हिंदू मुस्लिम बॉन्डिंग नहीं है, वुमेन पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। तो इन चीज़ों पर फोकस करना गांधी जी ने शुरू किया। पहला है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ द पीजेंट, मतलब किसान। पीजेंट हैड राइजन इन रिवॉल्ट अक्रॉस द कंट्री, द चैलेंज द ब्रिटिश रूल इन देयर ओन वे। किसानों ने अपने तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया कोई टैक्स रेवेन्यू वगैरह पे नहीं करेंगे। दे हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और कांग्रेस ने भी इनके अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। इसी बीच सेकेंड फेज आया रेवोल्यूशन का। विड्रॉ ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड नॉट पुट एन एंड ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ था तो कुछ सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई सारा प्रोटेस्ट वगैरह, फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हो गया, ब्रिटिशर्स को भी लगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक नया एसोसिएशन बना जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये 1924 में बनी। इस एसोसिएशन का मेन मोटिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से हटाना है, चाहे ज़रूरत पड़े तो हथियार भी उठाना है। यानी इसमें एग्रेसिव सेंटिमेंट्स के मेंबर बहुत ज़्यादा थे। इन 1925 अ ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरी स्टॉप अ ट्रेन कैरिंग गवर्नमेंट मनी एट काकोरी, उत्तर प्रदेश। 1925 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के पास एक काकोरी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से सरकारी ट्रेन से ब्रिटिश खजाना जा रहा था जिसमें हथियार वगैरह थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ग्रुप के जो मेंबर थे उन्होंने उस ट्रेन पे ही अटैक करके पूरा सरकारी खजाना और हथियार लूट लिया। ठीक है, और इसी बीच क्या हुआ, 1928 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे सॉन्डर्स, जिनकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद ये बात कहा गया कि सॉन्डर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला है, क्योंकि लाला लाजपत राय को जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सॉन्डर्स ने लाठी से उनके सिर पर मारा था, जिसके वजह से सीरियस इंजरी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर लाला लाजपत राय की मौत का बदला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने ले लिया था। ठीक है, अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किया गया था। इसमें भगत सिंह सबसे इम्पॉर्टेंट फेस थे। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक बम फेंका। ठीक है, लेकिन वो बम हार्मलेस था, उसमें किसी को खरोच तक नहीं आई, और उन्होंने पर्चे उड़ाए। ठीक है, और ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ स्लोगन वगैरह नारा लगाया गया। द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल वॉज स्ट्रांग। धीरे धीरे बंगाल में भी स्वतंत्रता आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। इसमें यंग मैन ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। विनय बोस, बादल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, उन्होंने क्या किया कि जेल में एक पुलिस इंस्पेक्टर जनरल का मर्डर कर दिया 1930 में। सूर्या सेन ऑर्गेनाइज द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इन्होंने भी एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। ये भी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही मेंबर थे। द पर्पस वाज टू प्रोक्योर आर्म फॉर यूज़ अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उनका मेन मोटिव था कि हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स का हथियार है तो हमारे ही पैसे का है ना जी, तो हम इस हथियार को हम ब्रिटिश के खिलाफ यूज करेंगे। वुमेन ने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वुमेन अपने तरीके से जो भी कर सकती थी उन्होंने किया। चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं, द मूवमेंट वाज काउंटर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इस तरीके के मूवमेंट को बंद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। द ब्रिटिशर्स अरेस्टेड रेवोल्यूशनरी एंड सेंटेंस देम टू द डेथ। और बहुत सारे मेंबर्स जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गया, इनको अरेस्ट किया गया, वो जो असेंबली में बम फेंके थे, और इनको डेथ पनिशमेंट दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एट इलाहाबाद, और इसी बीच इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी जान दे दी। इसी बीच 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आने वाला था। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि इंग्लैंड से एक और कमेटी भेजी जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसका मोटिव ये था कि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना, उस एक्ट के तहत इंडिया ठीक तरीके से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, या फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है नहीं, इस चीज़ को चेक करना। ठीक है,
फाइनली 1927 में नवंबर के टाइम पर ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आई और इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक है, इसी वजह से इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। इंडियन साइमन कमीशन से पूरी तरीके से नाराज़ थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई कमीशन वगैरह आए, जिसके वजह से और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि साइमन कमीशन जो आया था उसके जितने भी मेंबर थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन उसमें बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इंडियन का बात उसमें कोई सुनने वाला नहीं था। इसी वजह से साइमन कमीशन का पूरे देश में बॉयकॉट होने लगा और ये स्लोगन उठा, गो बैक साइमन। ठीक है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, इंडिया हैड बिन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर सम ईयर्स नाउ। मतलब 1928 से देश में पूर्ण स्वराज की मांग काफ़ी तेज़ी से उठने लगी। कांग्रेस का अलग अलग एनुअल सेशन होने लगा, रिसेंट अपडेशन के बारे में बातें की जाती थी। द नेक्स्ट एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1929। ठीक है, इसको लीड किया जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई और देश के लोगों को यूनाइटेड करने के लिए 26 जनवरी को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की गई ताकि लोगों में फ्रीडम के लिए कुछ और ज़्यादा फीलिंग्स जाग सके। इसी बीच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, 1930 से 34 के बीच में लॉन्च हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे एक तरीके का टैक्स लगा दिया था। अब महात्मा गांधी का कहना था कि भाई सॉल्ट तो एक ऐसा चीज़ है कि जो गरीब से गरीब आदमी भी यूज करता है, तो हम ब्रिटिशर्स का सॉल्ट को यूज नहीं करेंगे, खुद का सॉल्ट बनाएंगे, समुद्र तो हमारे पास ही है ही। इसी वजह से गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी के लिए निकले। 25 दिनों तक 385 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गांधी जी फाइनली दांडी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। सिमिलरली मार्च वॉज लीड बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फ्रॉम ट्रिनेचुलपल्ली टू वेदांतरम। इसी तरीके का मार्चिंग जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी साउथ इंडिया में किया। प्रोटेस्ट वेयर लीड बाय द सरोजनी नायडू इन फ्रंट ऑफ द सॉल्ट डिपोट इन गुजरात में भी सरोजनी नायडू ने भी सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एम्ड एट द कैरिंग फॉरवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कुछ अलग से मोटिव नहीं था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही फिर से एक तरीके से अलग नाम से लॉन्च किया गया था। इट बिकेम द मास मूवमेंट ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल। धीरे धीरे ये मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। हेटर्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड हार्टल्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस। छोटे छोटे बिजनेसमैन जो थे, ठीक है, वो लोग भी इसमें शामिल हुए। स्कूल कॉलेज का भी विरोध होने लगा, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट होने लगा, टैक्स पे के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। ठीक है, इंडिया लीड अ नॉन वायलेंस मूवमेंट इन द फेस ऑफ लाठी एंड बुलेट थ्रोन बाय देम ऑन बाय द पुलिस। कई बार जो भी प्रोटेस्टर थे उन पर लाठियाँ भी चलाई गई, गोलियाँ भी चलाई गई। कहा जाता था कि इस प्रोटेस्ट के वजह से ब्रिटिशर्स ने जो अटैक या पनिशमेंट ऑफेंस किया उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। अ कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट देखा कि भाई प्रोटेस्ट तो आए दिन हो ही रहा है, तो बैठ के आमने सामने बात कर लेते हैं। तो लंदन में 1930 में पहली बार साइमन कमीशन की अध्यक्षता में पहला राउंड टेबल कांग्रेस के साथ करने की बात हुई। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज बॉयकॉट बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। इट वॉज अटेंड बाय द मुस्लिम लीग। इसको मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था। हिंद महासभा और इंडियन प्रिंसेस भी इसमें शामिल थे। हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस द कॉन्फ्रेंस वॉज फेलियर। लेकिन इसमें कांग्रेस तो शामिल था नहीं, खाली मुस्लिम लीग से तो होता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ही पूरे इंडिया की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जो नेशनल लेवल पर काम कर रही थी। इसी वजह से इस कॉन्फ्रेंस को मानने से इनकार कर दिया गया। फिर हुआ 1931 में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच फिर एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया बात करने के लिए। ठीक है, जिसे लॉर्ड इरविन एक्ट कहा गया। एज पर द टर्म्स ऑफ पैक्ट द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजन। जिसमें यह कहा गया कि जितने भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं जो जेल में बंद है उन सबको जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कांग्रेस एग्री टू पार्टिसिपेट द सेकेंड राउंड टेबल
एंड सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। इस बात को सुनते हुए कांग्रेस बोली ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम तुरंत खत्म करते हैं। 1931 में फिर सेकेंड राउंड टेबल हुआ। सितंबर 1931 में लंदन में महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और गांधी इरविन पैक्ट आया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड टू द मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड इंडियन प्रिंसेस वेयर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस बाय द गवर्नमेंट। इसमें सबों को बुलाया गया था। द रिप्रेजेंटेटिव क्लेम टू बी द रिप्रेजेंटिंग देयर कम्युनिटी अलोन। गांधी जी क्लेम टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर कंट्री। इसमें गांधी जी ने कहा है कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व अब हम करेंगे, आपको हमारे देश से अब चले जाना चाहिए। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम। लेकिन महात्मा गांधी की कुछ बातों को नहीं माना गया था। इसमें कुछ दिया हुआ तो नहीं है ऐसे। एक्चुअली क्या था ना कि महात्मा गांधी जो इरविन और गांधी जी का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एक लेटर में अपना 11 डिमांड लिखे थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक भी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से लॉन्च किया गया था। इन द एब्सेंस ऑफ लीडरशिप द मूवमेंट लॉस्ट। लेकिन अब उस समय कोई ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट लीडर्स का नहीं मिला इस मूवमेंट को, इसलिए फाइनली मई 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से बंद कर दिया गया। और बाद में जाकर 1934 से 1942 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से फिर पावर में आया। समझ गया।